जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? हम इसके पहले स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़े थे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़े थे कि पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हम पढ़े थे। तो आप चाहें तो स्वपोषी पोषण अगर आपको पढ़ना हो तो जाकर देख सकते हैं, हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे ही उसका ज़रूरत भी पड़ेगा इसमें। अभी फिर से हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में श्वसन, तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, तो देखना ज़रूरी है। ठीक, तो जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे परपोषी पोषण के बारे में। हम आपको बताए थे कि पोषण जो होता है ना, पोषण क्या होता है? भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना पोषण है। मतलब भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक, तो हम खाना खाते हैं और उसका उपयोग क्या क्या करते हैं? हमारे शरीर में कुछ बनता है, कुछ टूटा फूटा हुआ होता है, उसको मरम्मत होता है। जैसे काट उट लिए हाथ तो क्या होगा? उसका मरम्मत होगा। कुछ काम करना है तो उससे एनर्जी मिलती है, हमको भोजन से एनर्जी मिलती है जो चीज़ से हम काम करते हैं। ठीक, तो ये पोषण एक्चुअली में करता क्या है? पोषण का मतलब ही यही है कि हमको भोजन मिल जाए और भोजन मिलने के बाद उस भोजन को खा करके हम उसका उपयोग कर लें, तो यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हमारे शरीर द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाए तो यही पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम आपको बताए थे कि पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? दो। कौन? स्वपोषी पोषण एक होता है, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक, ये क्या होता है? इसमें जो जीव होते हैं ना, वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पे नहीं डिपेंड रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम जैसे अपने खाना खाने के लिए, भोजन खाने के लिए किसी न किसी जीव पे डिपेंड है। देखिए, अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के लिए हमको क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। और गेहूँ कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधा से। कौन सी के पेड़ पौधा से? गेहूँ के। तो पेड़ पौधा भी तो एक जीव है। तो देखो, पेड़ पौधा भी एक जीव है। ठीक, तो पेड़ पौधा से हमको भोजन मिल रहा है और भोजन पेड़ पौधा से मिल रहा है, ये जीव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेड़ जो है, ये गेहूं का पौधा जो है, अगर ना उगे तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हम अगर भोजन हमको करना है तो गेहूं का पौधा उगाना पड़ेगा। मतलब जीव जो है, गेहूं का पौधा जो है उगना चाहिए, तभी हम अपना भोजन कर सकते हैं, अपना पोषण कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखें तो हम किस पे डिपेंड है? गेहूं के पौधे पे। गेहूं का पौधा एक जीव है, तो हम किसी न किसी जीव पे डिपेंड हैं, किसी न किसी जीव पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए। ठीक, तो ये ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम किसी जीव पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे हम हैं, मांस मछली खाएंगे तो वो भी जीव ही है, उस पे डिपेंड रहेंगे। अगर हम गेहूं खाएंगे, धान खाएंगे, दाल वगैरह खाएंगे, सब चीज़ पौधा से ही आता है। अब पेड़ पौधा क्या है? भोजन जीव ही है। तो हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव पे ही निर्भर है। तो हम अगर वो जीव ना ही रहे तो हम भोजन अपना करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि हम अपने पोषण के लिए किसी जीव पे निर्भर हैं। तो हमारे पोषण की विधि जो होगी ना, वो कहलाएगी परपोषी पोषण या हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब पेड़ पौधे जो थे वो क्या कर रहे थे? तो उसमें हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधों को कुछ नहीं चाहिए होता, किसी भी जीव पे डिपेंड नहीं रहते हैं। सब किस पे डिपेंड रहते हैं? बस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए यानी जल चाहिए, और उसके बाद प्रकाश चाहिए सूर्य का, और उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, जो कि क्लोरोफिल इन सब के पास पहले ही से होता है। और सूर्य का प्रकाश 12 महीना मिलता ही रहता है। अब पानी धरती के नीचे ऐसे ही है, कोनो जीव थोड़ी ना पानी देता है, कोनो जीव पानी उगलता है क्या? तो पानी जो है धरती के नीचे पहले ही से रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा हवा में फैला हुआ है। तो सब चीज़ इनको ऐसे ही मिल जाता है प्रकृति से, यानी नेचर से। ये किसी भी चीज़ के लिए किसी जीव पे निर्भर नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। ठीक, तो ऐसे पोषण को ये जो अपना भोजन ले रहे हैं, अपने भोजन को लेकर के उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये पोषण क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण। कहाँ से कि ये नेचुरल चीज़ों को लेकर के अपना भोजन बना ले रहे हैं सर, तो इसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक,
अब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, परपोषी पोषण में क्या आता है, तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं कि अगर वो जीव नहीं रहेगा ना तो ये अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अगर मांस, मछली और अनाज ना रहे तो हम कौन चीज खाएंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे। तो इसका मतलब कि हम किसी जीव पे डिपेंड हैं, ठीक। तो हम परपोषी पोषण करते हैं, हम किसी दूसरे के बनाए हुए भोजन का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधा खा रहे हैं, पेड़ पौधा क्या करते हैं, सब अनाज में अपना अनाज के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। हम आपको बताए होंगे कि ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, स्टार्च मतलब होता है भूसी, और ग्लूकोज जो है C6H12 और O6, इसी के रूप में पेड़ पौधे सब अपना भोजन बनाते हैं। अब इसी को ना अगर नहीं यूज है, मान लीजिए खाना ढेर बन गया, जितना उपयोग करना उतने उपयोग होगा ना, तो जब ढेर बन गया तो उसी को क्या करते हैं, रख देते हैं कि बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग कर लेंगे। तो ये जितना उपयोग करना था उपयोग हो गया। अब इसको रखने में क्या किया जाता है, इसको बदल दिया जाता है स्टार्च में। जिसे हम खाना वाना रखना होगा तो खूब बढ़िया से पैक करेंगे टिफिन में, वैसे ही पेड़ पौधे सब हैं वैसे ही करते हैं। अगर इन सब का अभी यूज नहीं है भोजन का तो क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे। किस रूप में स्टोर करेंगे, स्टार्च के रूप में, भूसी के रूप में। समझ रहे हैं, भूसी होता है स्टार्च मतलब। तो स्टार्च के रूप में क्या कर देंगे, स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं, तो मंड या स्टार्च के रूप में इसको स्टोर कर देंगे, रख देंगे, ताकि हमको बाद में उपयोग पड़े तो हम इसका उपयोग कर सके पेड़ पौधे। अब हम क्या करते हैं, स्टार्च जो गेहूं में आप देखे होंगे भूसी होता ही है, तो हम ला के खा लेते हैं, उन सब का भोजन छीन के खा लेते हैं। तो वो सब भोजन बनाए थे सब, हम उसका भोजन छीन के खा गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बना बनाया भोजन यूज कर लिए, बना बनाया भोजन का उपयोग कर लिए। तो हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए हम जो पोषण करते हैं वह पोषण कौन सा पोषण है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, विषम पोषी पोषण है या परपोषी पोषण है। देखो इसका 3 गो नाम याद रखना, एगो इंग्लिश में और 2 गो हिंदी में। हिंदी में कौन कौन सा, परपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, और इंग्लिश में कौन सा, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। तो याद रखना, इंग्लिश वाले तो नहीं कंफ्यूज होंगे, यही 2 नाम जो हिंदी में दे दिया है यही आपको कंफ्यूज करेगा। तो बस इतना याद रखना कि परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण एक ही चीज है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी जीव कहलाते हैं, तथा पोषण की यह विधि परपोषी पोषण कहलाती है या विषम पोषी पोषण कहलाती है। देखो इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि अगर हम किसी अन्य जीव पे, जैसे कि मान लीजिए मांस मछली पे हम डिपेंड है अपने भोजन के लिए, ठीक। तो हम क्या कहलाएंगे, हम विषम पोषी जीव कहलाएंगे या परपोषी जीव कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, हमारा नाम आप रख दीजिए हेटेरोट्रॉप्स। क्या रखेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। काहे से कि हम कोनो जीव को खा रहे हैं, कोनो जीव से अपना भोजन ले रहे हैं, ठीक। तो हमारा नाम क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन हम जो खा रहे हैं भोजन, जो भोजन ले रहे हैं, जो पोषण कर रहे हैं, उस पोषण का क्या नाम देंगे, उस पोषण का नाम देंगे परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी विषम पोषी पोषण भी बोल सकते हैं, ठीक। तो समझ में आया, विषम पोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोनो जीव दूसरे जीव पे डिपेंड रह के अपना भोजन करता है। अगर ये जीव ना रहे तो इसका भोजन नहीं मिलेगा, ठीक। तो यही होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। अब देखो इसमें हम 2 नोट्स लिखे हैं, क्या क्या, एक है इसमें जीव जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और जटिल भोज्य पदार्थ का पाचन करके फिर सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में इसको बदलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जो हम भोजन करते हैं, जो भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स मतलब विषम पोषी जीव या परपोषी जीव जो भी हैं, वो जो है जटिल कार्बनिक रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, देखो पेड़ पौधों में बना क्या था, C6H12 और O6,
और हम खा क्या रहे हैं? हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन एक चीज़ देखा जाए, हम पेड़ पौधों से क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए हम एक चीज़ को लेते हैं, जैसे में स्टार्च को ले लिए। स्टार्च ज़्यादा आपके चैप्टर में आएगा, देखिएगा, स्टार्च यानी मंड। अब ये क्या हुआ, देखो हम खा रहे हैं कौन चीज़? स्टार्च। अब पेड़ पौधा सब क्या बनाया है? C6H12O6। हमको चाहिए क्या? यही चाहिए, किसी भी जीव को यही चाहिए होता है भोजन के रूप, ठीक। अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन खाने के लिए आपको अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए आपको उपयोग करने के लिए, ठीक। तो आपको पोषण देने के लिए आप उसका उपयोग कब करेंगे? जब वह जो आप भोजन खा रहे हैं वह किस में रहे? ग्लूकोज के रूप में रहे। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में रहना चाहिए, ठीक। अगर प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड के रूप में रहना चाहिए। मतलब कि कोई भी चीज़ रहना चाहिए सरल अणु के रूप में रहना चाहिए। हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खाने का मतलब क्या हुआ? स्टार्च खाने का मतलब क्या होगा? देखो ये बना था पेड़ पौधों द्वारा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अभी स्टार्च कौन चीज़ से बना है? देखो स्टार्च जो होता है ना, ग्लूकोज का बहुलक होता है, ग्लूकोज का बहुलक। इसका मतलब क्या है? ढेर सारा ग्लूकोज को मिला मिला के एक जगह बंडल बनाएगा ना, उसी बंडल को हम बोल रहे हैं स्टार्च। मतलब इसकी अपेक्षा वो भारी होगा। देखो इसका मतलब ये है कि C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक। ऐसे कई बार, कितना बार मिलाया गया है? कई गो मिलाया गया है, कई गो C6H12O6 मिला के, और जब एगो बंडल बनाया गया है ना, उसी बंडल को हम बोल रहे हैं स्टार्च। ऐसे बंडल नहीं बनाया जाता है, लेकिन हम मतलब आपको समझाने के लिए बंडल बोल रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज का समूह क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है, मंड कहलाता है, ठीक। तो हम क्या ग्रहण करते हैं? हम ग्रहण करते हैं स्टार्च। चाहिए क्या हमको? हमको तो चाहिए था ग्लूकोज होगा, लेकिन है ग्लूकोज जो है ये हमको डायरेक्ट मिलता ही नहीं, हमको स्टार्च के रूप में मिल गया। तो इसको हम बोलेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ। काहे से कि इससे बढ़हन अणु है। काहे से कि है ढेर सारा मिलाया गया है, छोट अणु है। अब देखो है छोटका एगो ग्लूकोज का अणु है, अब कई गो ग्लूकोज का अणु मिला मिला के एगो क्या बनाया गया है? बढ़हन अणु बन गया, ठीक। तो यही तो है स्टार्च, यही ना है स्टार्च। तो इससे बड़ा अणु है, मतलब जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक है। देखो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा ना, उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, सिंपली देखा जाए तो। अब डिटेल से पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे मालूम चलेगा। तो देखो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में रहेंगे सब, उसको बोल दीजिएगा कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? C6H12O6, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है। अब हम इसी कार्बनिक यौगिक को जोड़ जोड़ के क्या बना रहे हैं? स्टार्च बना रहे हैं, यानी मंड बना रहे हैं। तो ये मंड भी क्या है? मंड भी कार्बनिक यौगिक है। आज कैसा है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा अणु है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि इसमें जीव जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। हम खाना खाते हैं, कौन चीज रहता है? स्टार्च रहता है। स्टार्च क्या है? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन क्या रहता है? प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। काहे से कि देखो जैसे है ग्लूकोज को मिला मिला के स्टार्च बनाया गया ना, सेम वैसे अमीनो एसिड को मिला मिला के कई गो अमीनो एसिड जोड़ा जाता है, तब जाके बनता है प्रोटीन, ठीक। तो देखो इसका भी कॉम्प्लेक्स अणु हो गया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। अमीनो एसिड मिला मिला के बढ़हन एगो अणु बना दिए, और जब बढ़हन अणु बना तो इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। आपको समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो ये हम क्या बोल रहे हैं? इसमें जीव जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। अब हमको चाहिए क्या था? हमको तो बस चाहिए था सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए था, सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए था, हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? मतलब जो भी जीव परपोषी पोषण करेंगे वो क्या करेंगे? वो इसको तोड़ेंगे। है जो बढ़हन अणु, जटिल अणु मिला है, स्टार्च का अणु है, प्रोटीन का अणु है, तो स्टार्च के अणु को किस में तोड़ना है? ग्लूकोज में, C6H12 और O6 के रूप में। ऐसे ही है प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में तोड़ना है? अमीनो एसिड में तोड़ना है, ठीक। काहे से कि हम यह यूज करेंगे। कोई भी जीव जो होता है ना,
ये सरल कंपाउंड के रूप में अपना भोजन यूज करता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, स्टार्च है, स्टार्च को हमको तोड़ना है पहले ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ना है अमीनो एसिड में, ऐसे ही कई चीज़ें होंगे जिसको हम तोड़ेंगे। ठीक, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे उनको तोड़ेंगे, तोड़ करके उसका उपयोग करेंगे। तो यह तोड़ने की प्रक्रिया ना अब अलग अलग करेंगे। ये स्टार्च कौन सी था, C6H12O6 का क्या था, बहुलक था, C6H12O6 का बहुलक, मतलब कि ढेर सारा अणु था। अब इसको तोड़ तोड़ के एक अणु अलगे अलगे रखेंगे। तो इसी तोड़ तोड़ के अलगे अलगे रखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, पाचन यानी डाइजेशन। तो कोई भी जीव जो विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करता है, जो विषम पोषी पोषण करता है, मतलब कि परपोषी पोषण करता है, वो क्या करता है, पाचन करता है। काहे पाचन करता है, काहे से कि कोनो जीव जो परपोषी पोषण करने वाला है हमेशा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। अब उसको चाहिए कौन सी था, सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक, तो इसीलिए उसका पाचन करता है सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने के लिए। अब पाचन का मतलब क्या, पाचन का मतलब भोजन को तोड़ना, मतलब कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना ही क्या है, पाचन है। खत्म बात। ठीक, बस इतना सिंपल है। अब ये हो गया आपका परपोषी पोषण। इसके शर्त हो गए, मतलब कि सभी जीव जो परपोषी पोषण करेंगे वो क्या करेंगे, वो दूसरे जीव पे निर्भर रहेंगे अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। दूसरा चीज क्या हो गया कि जो भी जीव परपोषी पोषण करेंगे या विषम पोषी पोषण करेंगे वो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रहण करेंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, जटिल जब कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करेंगे तो उनको चाहिए था सरल कार्बनिक पदार्थ, तो उसको तोड़ना होगा उनको, और तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, यानी डाइजेशन बोलते हैं। तो तीन चीजें हो गई। कोई भी जीव जो परपोषी पोषण करेगा वो दूसरे जीव पे डिपेंड रहेगा। कोई भी जीव जो परपोषी पोषण करेगा वो जटिल कार्बनिक अणु ग्रहण करेगा। उसके बाद कोई भी जीव जो परपोषी पोषण करेगा वो पाचन करेगा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदलने के लिए। तो इतना तीन चीज आपको याद रहना चाहिए परपोषी पोषण के लिए या विषम पोषी पोषण के लिए। अब देखो, अब ये विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण जो है ना, कई टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। कैसे तीन टाइप का, अब भोजन कई गो जीव जो है अलग अलग प्रकार का भोजन कर रहे हैं। जैसे अभी देखो ना, मनुष्य में ही लग रहा है कई गो पोषण बनाना पड़ेगा, है चिली सॉस है, टमाटो सॉस है, ऐसे मतलब कई गो प्रकार का आदमी भोजन करता है। ऐसे ही सेम भोजन करने के आधार पे हम परपोषी पोषण को तीन भाग में बांटे। क्या क्या, एक होता है जंतु संपोषी पोषण जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बाबू, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जंतु संपोषी पोषण। इसको कैसे याद रखेंगे, जंतु संपोषी पोषण मतलब सभी जानवर, सभी जंतु आ जाएंगे इसमें। सभी जानवर जितने आपको दिखते हैं, हाथी, घोड़ा, मानव भी जानवरे है, ये मत समझना कि मनुष्य है जानवरे है, मतलब मनुष्य भी जानवर ही है। तो जंतु संपोषी पोषण मतलब सब जानवर इसी में आ जाएगा। मनुष्य भी जानवर है, जानवर इसी में आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। ठीक, तो देखो, जंतु संपोषी पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन, सभी प्रकार के पक्षी, सभी प्रकार के जानवर इसी में आएंगे। मृत्योपजीवी पोषण मतलब जो जीव मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब सड़े गले चीजों से। जैसे आप देखे होंगे मशरूम देखे हैं, मशरूम का सब्जी भी बनता है कई जगह पे, तो खाए भी होंगे। तो देखिए, मृत्योपजीवी पोषण में मशरूम आ जाता है। मशरूम क्या होता है, देखिए सड़े गले पदार्थों पे उग जाता है, उसी से अपना भोजन करता है। कभी गोबर पे उग जाएगा, कभी सड़े हुए लकड़ी पे उग जाएगा, कभी कुछ पे सड़े पतई पे उग जाएगा। मतलब कि वो सड़े हुए खराब चीजों से, मरे हुए जीव के मरे हुए अवशेषों से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो उसको बोलते हैं सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बाबू, सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण जिसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी जीव जो अपना पोषण करेगा वो जीवित जीव से करेगा, मतलब उस जीव के जिंदा रहते उसका भोजन खाएगा, जो अपना भोजन खाएगा उसका वो भोजन खाएगा। ठीक, देखो कैसे हम खाते हैं अपना भोजन, हमारे ऊपर हमारे सिर में रहती हैं जुएं, हमारे में नहीं है आपके में हो सकती हैं। तो देखो हमारे सिर में रहती हैं जुएं, जू मतलब समझते हैं ढील जिसको बोलते हैं। तो जू रहती हैं सब, ये क्या करती हैं, हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करती हैं, हमारा ब्लड चूसती हैं।
ठीक, हमारा ब्लड चेक करते हैं, तो जब ब्लड हमारा लेते हैं तो ब्लड से उनको न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण मिला। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिला उसको? न्यूट्रिशन हमसे मिला, हमसे, समझ रहे हैं? तो हमसे जब न्यूट्रिशन मिला, हमसे जब पोषण मिला, तो हम जिंदा हैं। तो ऐसे जीव जो जीवित जीवों पे रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको परजीवी जीव कहते हैं, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करने वाला जीव कहते हैं, या उन जीवों को पैरासाइट भी बोलते हैं। जैसे जू है इसको पैरासाइट बोल सकते हैं, जोक है इसको पैरासाइट बोल सकते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार का पोषण होता है। पहल का पोषण में क्या आ जाएगा? जंतु संपोषी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें सभी जीव जो होंगे, वो सभी जंतु जो होंगे, जानवर हो गया, सब आ जाएंगे। सब मतलब सभी प्रकार के जंतु इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें दूसरा है मृत्योपजीवी, जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें किसी जीवित जीव पे निर्भर रह के अपना पोषण करेंगे। तीसरा ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जंतु संपोषी पोषण। जंतु संपोषी पोषण क्या होता है? जंतु संपोषी पोषण, मनुष्य सहित सभी जंतु इसी प्रकार का पोषण करते हैं। जंतु का मतलब जानवर, समझ रहे हैं? तो मनुष्य सहित सभी जंतु इसी प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। देखो बाबू, हम अभी बताए हैं कि यह किसका प्रकार है? परपोषी पोषण का प्रकार है। तो जब परपोषी पोषण का प्रकार है, अब परपोषी पोषण होने के लिए जरूरी है कि उसमें जो जीव होना चाहिए जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ खाएगा। ठीक, क्या खाएगा बाबू? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। जंतु संपोषी पोषण का है, एगो परपोषी पोषण का प्रकार है। अब प्रकार है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ही खाएगा। तो इसका ये यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या लिखा हुआ है? ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो ये तो जरूरी ही है परपोषी पोषण होने के लिए। ये परपोषी पोषण का ये वो प्रकार है, तो ये भी ग्रहण करेगा। इनका भोजन ठोस या द्रव किसी प्रकार का हो सकता है। अब हम चाहें तो हम चावल खाएं, चावल ठोस रूप में होता है। हम चाहें हम जूस पिएंगे, तो जूस क्या है? लिक्विड फॉर्म है। तो देखिए, इनका भोजन किसी भी रूप में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी, यानी कि द्रव के रूप में भी हो सकता है और ठोस के रूप में भी हो सकता है। अब गैस के रूप में तो खाएंगे नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो, इनका भोजन किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस या द्रव के रूप में। अब ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हम तो हैं सर्वभक्षी, मतलब सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, उसके बाद अनाज सब खाते हैं, मतलब कि शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो इसी को बोलते हैं सर्वाहारी। देखो, शाकाहारी को बोलते हैं हर्बीवोरस इंग्लिश में, मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोरस, सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक, तो याद रखिएगा, शाकाहारी में सभी जीव जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसको शाकाहारी बोलेंगे। मांसाहारी में जो मांस मछली खाएंगे, ठीक, तो उसी को हम मांसाहारी बोलेंगे। सर्वाहारी मतलब कि मांस मछली भी खाएंगे और अनाज भी खाएंगे, उसी को सर्वाहारी बोलेंगे। तो आशा है कि इतना समझ में आया आपको। अब समझते हैं हम मृत्योपजीवी पोषण के बारे में। मृत्योपजीवी पोषण क्या होता है? तो देखो बाबू, मृत्योपजीवी पोषण में होता क्या है? मृत्योपजीवी पोषण में वह जीव आते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मृत्योपजीवी पोषण जिसको बोलते हैं सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें जीव मृत कार्बनिक भोज्य पदार्थों से अपना भोजन अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें एक शब्द है अवशोषण। देखिए, ये क्या होता है, इसमें पोषण कैसे होता है? देखो, यहाँ पे कोई लकड़ी है, सड़ा हुआ लकड़ी, इस पे क्या जम गया? मान लो कि जम गया ये, जिसको बोलते हैं हम
जिसको हम मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम जम गया, ठीक छाता के जैसा होता है, आप देखे होंगे, इसका सब्जी उब्जी बनता है। तो ये सड़े हुए लकड़ी पे जम गया, तो ये क्या है, इसको एक प्रकार का कवक बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। तो सभी प्रकार के फंजाई जो होते हैं, सभी प्रकार के फंजाई, वो सभी प्रकार के फंजाई जो होते हैं किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं, मृत्योपजीवी। हरी लकड़ियाँ कौन सी है, लकड़ियाँ जो है मरा हुआ है, सड़ गया है, मतलब मर गया है, ठीक। तो मरे हुए कार्बनिक भोज्य पदार्थ से पहले क्या बनाया था, लकड़ी जो क्या बनाया था, कार्बनिक भोज्य पदार्थ C6H12 और O6, लकड़ी में क्या है, यही है, ठीक। तो मतलब ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ इसमें है पहले से ही। अब ये क्या करता है, ये मशरूम जो है ना, मशरूम इस पे उग जाता है और उग करके अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, देखो बहुत इसके पास बहुत कला है। ये क्या करता है, अपने अंदर से कुछ एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, जैसे उसके बाद इस पे जैसे लकड़ी पे एंजाइम गिरता है, ये क्या हो जाता है, इसका पाचन हो जाता है। मतलब जो जटिल कार्बनिक अणु था, जो मृत पदार्थ है, मृत पदार्थ क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक। तो ये कार्बनिक यौगिक जो था, मृत कार्बनिक भोज्य पदार्थ, इस पे क्या हुआ, ये एंजाइम छिड़क दिया, अपने अंदर से कुछ कुछ एंजाइम छोड़ दिया, छिड़क दिया, और जैसे छिड़का ना, इसका पाचन हो गया, मतलब जटिल से क्या बन गया, सरल बन गया, सरल घुलनशील अणु में बदल गया, ठीक। तो सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदल गया। तो ये पाचन शरीर के बाहर ही हो गया, जिसको बाह्य पाचन भी बोलते हैं, ठीक। तो इस शरीर के बाहर पाचन हो गया। हाई एंजाइम कौन सी करता है, एंजाइम जो होता है ना, देखिए हमारा लार जो है, थूक, इसमें भी एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देता है, ठीक। तो हम एंजाइम जैसे डाले ना, मतलब उसको तोड़ने का काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा, पाचन करने का काम करेगा। तो पाचन कर देता है कार्बनिक भोज्य पदार्थ का, और जैसे पाचन करता है सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदल जाता है। और जो काम का चीज का पदार्थ निकलता है, सभी मशरूम जो है अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, चूस लेता है। तो यही अवशोषण कर रहा है, मतलब सोख रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये मशरूम जो है पहले लकड़ी पे उगा, उग करके अपने अंदर से कुछ एंजाइम इसके ऊपर छिड़क दिया, जैसे ही छिड़का इसका पाचन हो गया। ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, ये है, इसका पाचन हो गया। पाचन मतलब क्या हुआ, ये जो जटिल भोज्य पदार्थ था, जटिल जो भोज्य पदार्थ था, इसका पाचन होकर सरल भोज्य पदार्थ में बदल गया। और जैसे सरल भोज्य पदार्थ में बदला, ये अवशोषित कर लिया, सोख लिया, चूस के, और इसको भोजन को ग्रहण कर लिया। तो ये अवशोषण द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया, तो इसीलिए लिखा हुआ है अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मशरूम में लगा होगा, मशरूम को देखते होंगे गोबर पे भी लग जाता है। तो गोबर क्या है, अगर गाय नहीं रहती है, भैंस नहीं रहती, गोबर आता नहीं, तो मतलब वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी कार्बनिक यौगिक ही है, किसी जीव से ही मिला है, किसी जीव पे ही डिपेंड रह रहे हैं, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे मृत्योपजीवी पोषण। मृत्योपजीवी पोषण में क्या होता है, किसी भी मृत जीवों के शरीर पर कोई जीव आ जाता है और उससे अपना पोषण अवशोषण द्वारा प्राप्त कर लेता है। अब अवशोषण क्यों करता है, आप जानते हैं कि एंजाइम छोड़ेगा, जैसे एंजाइम छोड़ेगा पाचन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा तो तुरंत जो काम का पदार्थ रहेगा उसको सोख लेगा। यही सोखने को हम दूसरे शब्द में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो यही अवशोषित कर लेगा, यानी ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसमें सभी फंजाई आते हैं, फंजाई मतलब कवक। तो कवक मतलब क्या होता है बाबू, कवक मतलब फंजाई जगत के जीव। आप 9th में फंजाई जगत भी पढ़े होंगे, तो नहीं पता है अगर आपको तो हम बता देते हैं। फंगस टाइप में, जैसे जानते हैं क्या होता है, रोटी वोटी पे भूड़ी लग जाता है, अचार उचार पे भूड़ी लग जाता है, भूड़ी सब क्या है, इसी टाइप के जितने भी जीव होंगे ना, जैसे कि हो गया आपका मशरूम, ऐसे दिल टाइप वाला हो गया, ये सब जो होता है ये सब फंजाई जगत के जीव हैं। यही सब क्या करते हैं, यही सब मृत्योपजीवी पोषण करते हैं, जिसे इनको मृत्योपजीवी जीव बोलते हैं, यानी सेप्रोबायोटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोबायोटिक बोलते हैं। देखिए सेप्रोफाइट कब शब्द लगाएंगे, जब कोई पौधा मृत जीव से अपना पोषण करेगा तो उसको सेप्रोफाइट बोलेंगे। और जब कोई जंतु, मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं जीव जो जंतु हैं ये सब मृत्योपजीवी पोषण करेंगे तो उसको हम बोल देंगे सेप्रोबायोटिक, ठीक। तो समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ
यहाँ पे बोल रहा है कि जो मृत्योपजीवी पोषण करते हैं। आप देखिए गोबर जो होता है, गोबर पे मशरूम भी जम जाता है, गोबर पे भी मशरूम जम जाता है। तो गोबर क्या है? गोबर एक प्रकार का वेस्ट ही तो है, किसी जीव का वेस्ट है, किसी जीव का वेस्ट मटेरियल है। ठीक, तो ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आया? जीव से आया। गोबर कहाँ से आता है? गाय से, भैंस से। गाय भैंस नहीं रखेंगे, कहाँ से आएगा गोबर? नहीं मिलेगा। तो मतलब किसी जीव के अवशेष पर, वेस्टेज पे, या किसी जीव के मृत शरीर पे जो पौधे या जो मतलब जो जीव जो होंगे वो क्या करेंगे? अपना पोषण करेंगे। उसी को हम बोलेंगे से प्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, यानी मृत्योपजीवी पोषण। या तो किसी अवशेष से, मतलब कि जो बचा खुचा पदार्थ है, वेस्टेज मटेरियल है, उस पे अपना पोषण करे, उस पे रह करके, या किसी मृत जीव के शरीर पे रह के अपना पोषण करे। उसी को हम बोलते हैं मृत्योपजीवी जीव, जिसको से प्रोबायोटिक बोलते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जीव कार्बनिक पदार्थ के ऊपर एंजाइम का स्राव कर देते हैं। एंजाइम से भोजन का पाचन हो जाता है, आप जानते हैं। देखिए क्या होता है, मशरूम जो होता है, मशरूम में वो लकड़ी पे आ गया और लकड़ी पे जम गया। और जैसे क्या करता है, लकड़ी पे जम जाता है, अपना पोषण कैसे करेगा? इसके ऊपर एंजाइम छिड़क देगा, बढ़िया एंजाइम छिड़क देगा, ये लकड़ियाँ गल जाएगा। गलने का मतलब पाचन हो जाएगा। ठीक, और जैसे पाचन होगा उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको सोख लेगा। ठीक, तो इसका पोषण हो गया। तो यही कह रहा है जीव कार्बनिक पदार्थ के ऊपर एंजाइम का स्राव करते हैं, मतलब एंजाइम छिड़क देगा। ठीक, एंजाइम से भोजन का पाचन हो जाता है, पच जाएगा, ये लकड़ियाँ इतनी दूर पच जाएगा, छोटे छोटे सरल अणु में बदल जाएगा, जिसको सोख लेगा। पाचन द्वारा बने पदार्थ जीव द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करने का मतलब सोख लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। समझ में आया? तो देखो ये क्या करेगा, ये जो है कोई भी मृत्योपजीवी जीव पाचन के बाद जो भी बनेगा उसको अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। इस पोषण को विषम पोषी अवशोषी पोषण भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये पाचन के बाद काम क्या कर रहा है? पाचन के बाद जो भोजन बना है ना उसको चूस ले रहा है, सोख ले रहा है। तो इस सोखने का मतलब अवशोषण, अवशोषित मतलब सोखना होता है, अवशोषित करना मतलब सोखना। तो इस सोख कर अपना भोजन ग्रहण कर ले रहा है। और ये जो पोषण है मृत्योपजीवी पोषण, ये किस प्रकार का पोषण है? ये विषम पोषी पोषण का ही तो एगो प्रकार है, एगो विषम पोषी पोषण का प्रकार है। इसमें सोख के भोजन ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम बना दिया गया है विषम पोषी अवशोषी पोषण। मतलब कि विषम पोषी प्रकार का पोषण है। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज यह है कि अवशोषित करके ये अपना पोषण कर रहा है, भोजन को अवशोषित कर रहा है, सोख रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको विषम पोषी अवशोषी पोषण बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में? इसमें यह होता है कि कोई भी जीव जो रहेगा ना अपना पोषण कैसे करेगा? किसी अन्य जीवित जीव पे निर्भर रह के, जीवित जीव पे, जैसे मरे हुए जीव पे निर्भर रह के अपना पोषण कर रहा था मृत्योपजीवी, आज जिंदे पे अपना पोषण करेगा। कैसे? जैसे हमारे बाल की जू, हमारे बाल में नहीं है, आपके बाल में हो सकती हैं। ठीक, तो देखो हमारे बाल की जू मतलब समझ सकते हैं, किसी के भी बाल की जू हो सकती हैं। जू क्या करती हैं? ढील, जिसको देहात में बोलते हैं। वो ब्लड चूसती हैं, सब ब्लड मतलब रक्त चूसती है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, उसी से अपना पोषण करती हैं। तो वो जिंदा, हमको जिंदे तो छोड़ रही हैं सब, जू जो हैं हम जिंदा हैं, हमारे जिंदे आदमी से पोषण ले रहा है, मतलब जिंदा जीव से ही पोषण ले रहा है जू। तो वो क्या है? वो है परजीवी जीव। और जो पोषण की विधि है मतलब वो हमसे लेके पोषण कर रहा है, तो इस पोषण को हम क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो जू जो है ढील एक प्रकार का पैरासाइट है, और ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। देखो भाई खून जो चूस के अपना पोषण कर रहा है, तो इस पोषण को हम बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण। लेकिन हई जीव जवन ढीलिया है, ढीलवा को क्या बोलेंगे? इसी ढील को बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट यानी परजीवी। ठीक, तो याद रखना इसमें क्या क्या आ सकते हैं? जोक आ सकते हैं। पेट में, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़ी पड़ जाती हैं, जिसको हम चपटे कृमि बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ये सब आ जाएंगे, जोंक, ये जू और वो जो चपटे कृमि हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक, अब देखो
इस प्रकार का पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। अभी हम बताए हैं कि ये ढील क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। जोंक क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। मतलब जो इस प्रकार का पोषण करेगा ना, उस जीव का नाम हम रख दिए पैरासाइट। जैसे ढीलवा हमसे पोषण ले रहा है तो इसका नाम रख दिए पैरासाइट। जोंक हमसे पोषण ले रहा है तो जोंक का नाम हम रख दिए पैरासाइट। समझ में आया, परजीवी। तो याद रखना, जिस जीव से पोषण प्राप्त होता है उसे पोषक कहते हैं। जैसे देखो, ढील जो है जू हमारे सिर में है, किससे पोषण ले रहा है, हमसे ले रहा है। तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। घोस्ट मत बोल देना, आप देखो कई वो घोस्ट बोलने लगेंगे। होस्ट, होस्ट मतलब पोषक, ठीक, पोषण देने वाला, पोषक। तो हम पोषण दे रहे हैं उसको। हम अगर नहीं रहते तो हमारे सिर में रहता जू नहीं, ठीक। तो अगर हम ही नहीं रहते तो हमारे सिर में जू नहीं रहता, जू और ही कहीं रहता। तो अब देखो, हम क्या कहलाएंगे, हम उस जू के लिए पोषक हैं, मतलब होस्ट हैं। हम उसको पोषण दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशन देने वाला क्या हो गया, न्यूट्रिशन देने वाला हो गया पोषक यानी होस्ट। समझ में आया। तो हम जो हैं पोषक हैं इस जू के लिए, या जोंक के लिए भी हम ही पोषक हैं। अब देखो, होस्ट जिसको बोलते हैं, घोस्ट मत बोलना है, होस्ट बोलना। अब देखो, रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी रोगजनक यानी पैथोजेंस कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे चपटे कृमि होते हैं, गोल कृमि होते हैं, ये सब शरीर के अंदर रहते हैं। गोल कृमि छोटी आंत के अंदर रहता है, चपटे कृमि वही कीड़ी जो पड़ते हैं सब छोटे बच्चों के पेट में, वही है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं। अब देखो, इन्हीं को पैथोजन बोलते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। लीच थेरेपी एक होता है। लीच थेरेपी मतलब जोंक से इलाज कराया जाता है पिंपल्स का। पिंपल के ऊपर जोंक छोड़ दिया जाता है। जोकिया क्या करेगी, पिंपल को काट के उसमें से जितना मटेरियल भरा होगा एकदम चूस लेगी। और उसका लार में थोड़ा एंटीसेप्टिक गुण होता है जिससे ये घाव भी ठीक हो जाएगा, ठीक। तो ये तो रोगजनक नहीं है, कैसे कि हमारे रोग का इलाज कर रही है जोंक। अगर कोई पैरासाइट, कोई परजीवी रोग उत्पन्न करने वाला है, जैसे चपटे कृमि, गोल कृमि, ये सब क्या कहलाएंगे, रोगजनक कहलाएंगे, मतलब पैथोजेन कहलाएंगे, ठीक। तो याद रखना। अब ये दो प्रकार के होते हैं परजीवी जीव, जो होते हैं दो प्रकार के। एगो अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट और दूसरा बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। तो देखो, अंतः परजीवी जो होता है, ऐसे परजीवी जो होते हैं जो होस्ट के शरीर के अंदर रह के पोषण करें। देखो, होस्ट मतलब पोषक। देखो, अगर चपटे कृमि हैं तो हमारे शरीर के अंदर रहेंगे, आंत में रहेंगे, गुदा में रहेंगे, इस सब में रहेंगे, ठीक। गोल कृमि है तो हमारे शरीर के अंदरवा रहेंगे, सब अंदरवे से अपना पोषण करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी। क्या बोलेंगे बाबू, अंतः परजीवी, मतलब अंदरवा रह के पोषण कर रहा है। किसके अंदर, शरीर के अंदर। किसके शरीर के अंदर, होस्ट के, पोषक के शरीर के अंदर। तो इसको बोलेंगे अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट, ठीक। अब देखो, इसमें क्या क्या जीव आ जाएंगे, इसमें लिख सकते हो आप चपटे कृमि और गोल कृमि। चपटे कृमि और दूसरा गोल कृमि, ठीक, गोल कृमि। ये दो जीव का नाम आप लिख सकते हो उदाहरण में, अंतः परजीवी में। बाह्य परजीवी में क्या आता है, बाह्य परजीवी मतलब जो शरीर के बाहर रह के पोषण करे अपना, जो शरीर के बाहर रह के, होस्ट के शरीर के बाहर रह के अपना पोषण करे, उसी को हम बोलते हैं बाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट। जैसे जू हो गया, जोंक हो गया। एगो होता है अमरबेल। अमरबेल जानते हैं, एगो पौधा है, उसका कोई कलर नहीं होता है, हरिहर नहीं होता है, ठीक। तो हरिहर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, भोजन नहीं बना पाएगा, इसलिए वो दूसरे पेड़ के ऊपर लपेटा जाता है और उसी से तना से कहीं से जुड़ जाएगा और जुड़ के उसका खाना छीन छीन खाएगा। समझ रहे हैं। जैसे ही पेड़ पौधा है कोई, इस पे एगो बेल लग जाएगा, अपना जरियाई बेल जो है, जड़, बेल का जड़ इसी में घुस जाएगा और इसी में से अपना पोषण लेके और जिंदा रहेगा। तो ये भी परजीवी है। ये बेल जो है अमर बेल, तो ये भी परजीवी है, ये भी इसी के बाहर रह के पोषण करता है पेड़ पौधों के। तो ये भी बाह्य परजीवी है। अब बाह्य परजीवी में क्या क्या आ जाएंगे, बालों की जू, बालों की जू, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, बालों की जू, जोंक। क्या आ जाएगा बाबू, जोंक, ठीक। तीसरा क्या आ सकता है, अमरबेल, अमरबेल और आदि लिख सकते हैं आप।
देखो अब कई गो आदमी बोलेंगे, कई गो लोग बोलेंगे कि मच्छर तब क्या है। तो बाबू मच्छर परजीवी नहीं है। काहे परजीवी नहीं है, इसका हम कारण बताते हैं। मच्छर हमारा खून चूसता है, इसका मतलब परजीवी हुआ, हमसे खून लेता है, ठीक, इसका मतलब परजीवी हुआ। लेकिन ये परजीवी नहीं है, पैरासाइट नहीं है। काहे से कि मेल जो होता है हमारा ब्लड नहीं चूसता है, मेल मच्छर। अभी बताते हैं, देखो क्या होता है। मच्छर जो होते हैं सब न्यूट्रिशन हमसे नहीं लेते हैं, फूल से लेते हैं सब न्यूट्रिशन अपना, फूल से, ठीक। कैसे पोषण अपना फूल से करते हैं। अब देखो मेल जो होता है वो तो हमको काटता ही नहीं है, मेल मच्छर हमको काटता ही नहीं है, सूधा होता है, एकदम सूधा, समझ सकते हैं ना, गाय जैसे सूधवा होता है। लेकिन फीमेल जो होती है बहुत बदमाश होती है, हमको काटती है। कहाँ से कि इसके अंदर पल रहा होता है अंडा, और इस अंडे को चाहिए था न्यूट्रिशन। कोई न्यूट्रिशन होता है जो कि हमारे ब्लड में ही मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमारा ब्लड पीती है। किसके लिए, बस अंडे को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक। तो फीमेल जो होती है वो बस अपने अंडे को न्यूट्रिशन देने के लिए हमारा ब्लड चूसती है। और ये जो होता है, देखो पैरासाइट होने के लिए 3 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया भी आप कह सकते हैं। देखो कैसे, पहला क्या, पहला कि जीवित जीव से पोषण करना चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा ये होना चाहिए कि जीवित जीव से पोषण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उससे आवास भी लेगा। मतलब कि जिससे अपना पोषण लेगा उससे आवास भी लेगा, रहने का स्थान भी लेगा। कैसे, ढील जो है ऐसा कहती है कि आज हम तुम्हारा खून पी के जा रहे हैं कहीं और ही, अपने घर पे जा रहे हैं, फिर कल आएंगे, ऐसे कहती है नहीं, आपके सिर में ही रहती है और आपके सिर से ही न्यूट्रिशन लेती रहती है। समझ में आया, पोषण लेती रहती है हरदम, मतलब आपके सिर में रहती है, उसका आवास हो गए आप, उसका आवास हो गए, समझ रहे हैं। तो पैरासाइट होने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा आना चाहिए कि जो परजीवी होगा वो होस्ट के ऊपर ही अपना आवास बनाएगा, आवास, ठीक। तो ये समझे। तो ये मच्छर जो होते हैं काट के भाग जाते हैं, ठीक, ये आवाज़ भी नहीं बनाते, हमसे न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हैं सब, बस ये फीमेल लेती है। काहे से कि इसमें हमारे ब्लड में कुछ ऐसा चीज़ होता है, ये आप पढ़ेंगे आगे तो मालूम चलेगा क्या होता है, ठीक। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो फीमेल को ज़रूरी होता है, जिसके लिए वो हमसे ब्लड लेती है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि परजीवी और मृतोपजीवी पोषण क्या है, जंतु संपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में समझ में आया होगा। अब समझते हैं हम कि जो पोषण होता है, सभी जीव पोषण कैसे करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब जंतु संपोषी पोषण के बारे में समझते हैं। कहाँ से कि हम मृतोपजीवी पोषण के बारे में भी समझ गए कि कैसे मृतोपजीवी पोषण होता है और कैसे परजीवी पोषण होता है। लेकिन जंतुपजीवी पोषण, जंतु संपोषी पोषण के बारे में हम अभी तक नहीं समझ पाए। काहे, बस इसमें समझे हैं कि कौन कौन से जीव इस प्रकार का पोषण करते हैं। अब देखो इसमें पोषण कैसे होगा। पहले जंतु संपोषी पोषण में जीव पहले क्या खाया था, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ खाया था, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक, ये खाया था। अब इसको क्या करना था, इसको सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदलना था, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में। अब इससे जो मिलेगा उसका ना उपयोग करेगा, ठीक, इसका ना उपयोग करेगा। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ मिलेगा, इससे उपयोग करेगा अपने भोजन का, ठीक। तो अब देखो इसके लिए इससे इसमें बदलने के लिए जीव में 5 चरण पाए जाते हैं, मतलब जंतुओं में 5 चरण पाए जाते हैं। कितने बाबू, 5 गो। देखो कैसे, मतलब 5 चरणों में ये सब होता है, उपयोग तक 5 चरणों में जाता है, 5 चरणों में न्यूट्रिशन होता है जंतुओं के अंदर। क्या क्या, देखो पहला होता है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक। दूसरा होता है पाचन, पाचन अभी बता रहे हैं सबके बारे में क्या होता है। तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण, ठीक। चौथा होता है आपका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, जिसको एसिमिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। पांचवा होता है आपका बहिक्षेपण। इस 5 गो चरण में होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, बहिक्षेपण।
बस पोषण कितने चरण में होता है? 5 चरणों में। किन जीवों में? जो जंतु संपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं, मतलब जानवरों में कह सकते हैं। हम एगो जानवर है, आप एगो जानवर है, अब घुसाइएगा नहीं। देखिए हम भी जानवर है तो समझ रहे हैं। देखिए अंतर्ग्रहण को हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण को इंजेशन बोलते हैं, INGETION, ठीक, इंजेशन। इसको बोलते हैं डाइजेशन, आप लिख लीजिएगा। और शोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन, बहिक्षेपण को बोलते हैं इजेशन। देखो हई है इंजेशन, हई है इजेशन, EJECTION, ठीक, इजेशन। तो इजेशन और इंजेशन दोनों में फर्क है, इंग्लिश वाले लोग कंफ्यूज ना मत। देखो इंजेशन मतलब अंदर करना और इजेशन मतलब बाहर करना। इजेशन मतलब बाहर करना, इतना से याद रखना। यन लग जाएगा मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, ठीक, समझ रहे हैं? यन इन में ही ना आता है तो यहाँ से याद रखिएगा। इंजेशन मतलब अंदर लेना है और इजेशन मतलब बाहर फेंकना है। अब देखो इतना से याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को जीव के शरीर के अंदर ग्रहण करना, बस अंतर्ग्रहण हो जाता है, ठीक। भोजन को क्या करना? जीव के शरीर के अंदर ग्रहण करना। जैसे हम कवर उठाए एगो रोटी का और जैसे मुंह में रखे ना, इंजेशन हो गया, मतलब अंतर्ग्रहण हो गया। भोजन का जीव के शरीर के अंदर ग्रहण क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। खत्म बात, इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को, इसको तो हम कई बार बता चुके हैं। वैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है सरल कार्बनिक पदार्थों में। सरल कार्बनिक पदार्थ, ठीक, इनमें तोड़ा जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थ जो घुलनशील हो, इन पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टार्च होगा, स्टार्च को किस में तोड़ा जाएगा? स्टार्च को तोड़ा जाएगा C6H12O6, ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन होगा, इसको अमीनो एसिड में तोड़ा जाएगा। तो ये सब किया जाएगा और इसी तोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। तो मतलब पाचन क्या है? पाचन जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों से सरल व घुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। भोजन को जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल व घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। खत्म बात, इतना ही है, ठीक। तो बस पाचन याद रखना, डाइजेशन इतना ही होता है, मतलब कि फूड को क्या करना? टुकड़ों में तोड़ना। अब देखो अवशोषण क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अब जो पाचन हो गया तो हमको मान लो अमीनो एसिड मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। अब इसका यूज करना है तो पहले सब जगह पहुंचाना है जहाँ जहाँ यूज करना है। तो कहाँ कहाँ यूज होगा? हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, करोड़ों, 2 करोड़ 5 करोड़ कोशिकाएं हैं सब, और सब कोशिका को भोजन की जरूरत है कि नहीं? सबको पोषण चाहिए। तो जो पाचन के बाद पेटवा में पाचन होता है, जो पाचन के बाद बना पदार्थ, उस पदार्थ को पूरे शरीर में ले जाना है। जाएगा कैसे? देखो पूरा शरीर में एक ही चीज घूमता है, क्या? ब्लड, रक्त, ठीक, पूरा शरीर में हमारे घूमता रहता है। तो हम खून में अगर मिला दें इसको तो ये चला जाएगा सभी कोशिका के पास, ठीक। तो क्या करते हैं? पेट से कहाँ जाएगा बाबू? ब्लड में मिक्स होगा। अब ब्लड में मिक्स होने के लिए पेटवा से सोखना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ठीक। तो अवशोषण क्या होता है? पाचन के बाद बने पदार्थ को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषित करके रक्त में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। खत्म। पाचन के बाद प्राप्त भोज्य पदार्थ को रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर मिलाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। खत्म बात। तभी हम डिटेल से इसको, पाचन तो पढ़ने में 2 दिन लग जाएगा, देखिएगा आप। देखिए तो ये हो गया आपका पाचन, डाइजेशन। स्वांगीकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं एसिमिलेशन मतलब इसका उपयोग करना। अब मान लीजिए कहाँ चला गया? ब्लड में। ब्लड दौड़ के सब कोशिका में पहुंचा दिया। हमारे शरीर में पूरा दौड़ता रहता है, ले जाकर कोशिका को दिया, तुम लो, ऐसे बांट दिया सबको भोजन, ठीक। तो सब कोशिका उसका यूज कर लिया। यही यूज करने की प्रक्रिया क्या है? स्वांगीकरण। तो पाचन के बाद जो अवशोषण हुआ है भोजन का, उससे
उसका उपयोग करना क्या है, स्वांगीकरण है। मतलब कि भोजन का उपयोग ही स्वांगीकरण है, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बहिक्षेपण। अब देखो क्या होता है, पाचन के बाद ही बस उपयोगी पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ बस नहीं बनता है, कुछ कुछ चीज़ें, खराब चीज़ें भी बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। जिसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, ये क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। अब काहे बाहर निकलना जरूरी है, अब मान लो हम 2 दिन अगर यूरिन नहीं मतलब अपने शरीर से बाहर निकाले तो हमारे अंदर अमोनिया बनने लगेगा जो जहरीला है। तो जहरीला है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वेस्टेज को हमारे शरीर से बाहर निकालना है। हमारे काम का जो नहीं है वो हमारे पास रह के क्या करेगा, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यही बाहर करने की प्रक्रिया जो है ना, वही बहिक्षेपण कहलाता है। क्या हम बोले कि जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में जब बदल रहे थे तो बस उपयोगी चीज नहीं बना, कोनो खराबो चीज बना। इस खराब का चीज को बाहर निकालना है। तो इस शरीर से जब बाहर निकलेगा ना, तो उसी बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आउट होने की प्रक्रिया को हम इजेशन बोलते हैं, यानी कि बहिक्षेपण बोलते हैं। समझ में आया? तो बहिक्षेपण क्या है, बहिक्षेपण क्या है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण है। खत्म बात। समझ में आया? तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहिक्षेपण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, अवशोषण क्या है, पाचन क्या है, अंतर्ग्रहण क्या है। अब इसी 5 तरीकों से सभी जीव अपना पोषण करते हैं, जो जंतु संपोषी प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। जैसे सभी जानवर, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब इसी में आ जाएंगे। इसी 5 तरीके से करते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है एक कोश के जीवों में पोषण और बहुकोश के जीवों में जंतु संपोषी पोषण। ठीक, दोनों में जंतु संपोषी पोषण होता है। जैसे अमीबा को ले लो तो ये भी क्या है, ये अमीबा जो है ना, ये भी जंतु संपोषी पोषण करता है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ लिए, मतलब कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसके बारे में पढ़ लिए कि ये पोषण कैसे करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में किसके बारे में, हम मनुष्य के बारे में पढ़ लेंगे। हमारे जैसे मिलता जुलता कई गो जीव का होता है पाचन बेरा, मतलब सब पोषण जो है, सभी जीव, ज़्यादातर जीव हमसे मिलते जुलते ही पोषण प्रदर्शित करते हैं। और अमीबा से मिलते जुलते पोषण कौन प्रदर्शित करते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में एक बार पढ़ लेंगे और एक बार किसके बारे में पढ़ लेंगे, बहुकोशिकीय जीव। हम बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं, अमीबा एक ही कोशिका से मिलकर बना है। अमीबा का एक खासियत है कि होगा इसको बस खींच दो अमीबा बन गया, बस खींच के मिला देना अमीबा बन गया। ठीक, तो बस अमीबा का एक खासियत है, याद रखना। हम कल अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक दिया होगा, आप जाकर वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपको हिदायत देते हैं बाबू कि कभी नोट्स डाउनलोड करके मत लिखा करो, छापना नहीं है, हमको छापना नहीं है। ठीक, जो समझ रहे हो, जितना समझ में आ रहा है पहले उसको लिखो, जो उसके बाद क्या करना, नोट्स डाउनलोड करना, और नोट्स डाउनलोड करके उसमें से देखना कि क्या क्या लिखा गया। अभी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एक कहा लाइन मिल रहा है, हमारा एक कहा लाइन मिलना चाहिए। है लिखे हैं कि अंतर्ग्रहण, भोजन को जीव के शरीर के अंदर ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण है। अब ये भी आप लिख सकते हैं कि भोजन को यथोचित रूप से जीव के शरीर के अंदर पहुंचाना अंतर्ग्रहण है। खत्म। ठीक, तो जीव शरीर के अंदर पहुंचना चाहिए। कहूँगा एक कहूँ लाइन में लिखो, दुइयों लाइन में लिखो, पहुंचना कहाँ है, जीव के शरीर के अंदर में पहुंचना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक, तो हमको नोट्स से देख के नहीं लिखना है, बस नोट्स से मिलाना है कि क्या हम ये लैंग्वेज सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इसी के बारे में मिलाना है। या आपको जो डाउट होता है उसको आप देख सकते हैं नोट्स से। ठीक, नोट्स छापने के लिए नहीं होता है, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे छापेंगे। ठीक, तो आशा है कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।